गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक है उपभोक्ता मांग पूर्वानुमान, प्रयोजन तथा विधियां। देखिए, विक्रय पूर्वानुमान का आशय भावी बाजारों में कंपनी के भाग का पूर्व निर्धारण करना, अर्थात विक्रय का पूर्व में ही अनुमान लगा लेना कि भविष्य में बाजार में कंपनी के भाग को कितनी ज़रूरत है या क्या निर्धारित किया जाएगा। इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, ग्राहकों की दृष्टि से वस्तु की मांगी जाने वाली मांग मात्रा को व्यक्त करती है। आई बस में वही फर्म की दृष्टि से विक्रय का घोषोत्तर, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, अर्थात सिमिलर सी बात है। तो हम साधारण बोलचाल में कह सकते हैं कि मांग पूर्वानुमान का अभिप्राय किसी निश्चित भावी अवधि में वस्तु की संभावित मांग या संभावित विक्रय का अनुमान लगाने से, अर्थात मांग पूर्वानुमान का अभिप्राय क्या है कि किसी निश्चित अवधि में वस्तु की संभावित मांग का है, अर्थात फ्यूचर में हमें कितने मांग की आवश्यकता पड़ेगी या कितने विक्रय का अनुमान लगाने से है, उससे जो मात्रा या मूल्य दोनों के रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात क्वांटिटी और प्राइस दोनों को एक्सप्लेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मांग पूर्वानुमान या विक्रय का पूर्व में ही अनुमान लगा लेना। देखिए, इसमें एक फिलिप कॉटलर ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि कंपनी का विक्रय मांग पूर्वानुमान का अभिप्राय एक चुनी हुई विपणन योजना तथा कल्पित विपणन वातावरण पर आधारित कंपनी के संभावित बिक्री स्तर से, अर्थात विक्रय का पूर्व में ही अनुमान लगा लेना या ऐसी योजना को स्वीकार करना जो उस वातावरण के अनुसार हमारी बिक्री स्तर को क्या कर सके, निर्धारित या आधारित कर सके। आई बात समझ में। इसके अलावा एक रैमडन विलर्स ने भी एक परिभाषा दी थी कि विक्रय पूर्वानुमान का आशय भावी बाजारों में कंपनी के भाग का पूर्व निर्धारण करने से, अर्थात अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन के शब्दों के अनुसार विक्रय पूर्वानुमान का अभिप्राय एक प्रस्तावित विपणन योजना या कार्यक्रम तथा पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था के बाहर कल्पित आर्थिक एवं अन्य घटकों के सहयोग के अंतर्गत एक निर्दिष्ट भावी अवधि के लिए बिक्री का अनुमान डॉलरों या भौतिक इकाइयों में लगाने से, अर्थात देखिए क्या कह रहा है कि विक्रय पूर्वानुमान का आशय बता ही दिया था लगाने से, अर्थात विक्रय पूर्वानुमान का अभियान प्रस्तावित विपणन योजना, अर्थात जो हमने प्रस्ताव ऐसी योजना करना या कार्यक्रम बनाना जिसका पूर्व में ही हमने अनुमान लगाया, जो संस्था के बाहर आर्थिक या अन्य घटक है, अदर एलिमेंट्स है, उन भावी अवधि के लिए विक्रय का अनुमान या तो हम डॉलरों या भौतिक इकाइयों से लगाते, अर्थात हमें ये पता चले कि वो अनुमान है क्या। आई बात समझ में। अब आगे पढ़ते हैं। विक्रय पूर्वानुमान के उद्देश्य आवश्यक, इसके दो भाग बैठे, अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य और दीर्घकालीन। पहले हम पढ़ते हैं अल्पकालीन। देखिए, अल्पकालीन में पहला उपयुक्त उत्पादन नीति का निर्माण, अर्थात हमें ऐसी उत्पादन नीति का निर्माण करना चाहिए जो अल्पकालीन का महत्वपूर्ण उद्देश्य भावी मांग के अनुरूप उत्पादन की उचित व्यवस्था करता है, ताकि व्यवसाय में अति उत्पादन अथवा पूर्ति अभाव की समस्या उत्पन्न न हो। मांग और पूर्ति में सामंजस्य एवं संतुलन बना रहे और फर्म को क्या मिल सके, अधिकतम लाभ के अवसर प्राप्त हो सके। तो यही क्या कहलाते हैं, उपयुक्त उत्पादन नीति का निर्माण कहलाते हैं। आई बात समझ में। अर्थात फर्म को फ्यूचर में क्या हो, अधिकतम लाभ मिल सके, इसी के लिए हम उपयुक्त उत्पादन नीति का निर्माण करते हैं। सेकेंड है कच्चे माल की नियमित उपलब्धता, मतलब रेगुलर एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, मांग पूर्वानुमान का ये सबसे दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि उत्पादन कार्य के सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता अनुसार कच्चे माल की पूर्ति करना होता है। इससे स्टॉक संग्रह, अर्थात स्टॉक का कलेक्शन लागत में, कॉस्ट में कमी होने के साथ साथ सस्ता कच्चा माल मिल सके, अर्थात हमें सस्ते कच्चे माल रियायती दरों पर उपलब्ध हो सके, इसलिए हमें कच्चे माल की क्या चाहिए होती है, नियमित उपलब्धता। थर्ड है श्रम की नियमित पूर्ति। मांग पूर्वानुमान का उद्देश्य भावी मांग के अनुरूप उत्पादन के लिए कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की उचित व्यवस्था करना होता है, ताकि ना तो श्रमिकों की कमी से उत्पादन में रुकावट उत्पन्न हो और ना श्रमिकों को काम के अभाव में बेकार पड़ा, अर्थात समय समय पर हमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम पूर्व में ही अनुमान लगा लेते हैं कि हमें
आगे चल के कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात कितने श्रमिकों की पूर्ति करनी पड़ेगी। आई बस में अगला है वित्त की उपलब्धता। भावी मांग के अनुरूप उत्पादन करने के लिए आवश्यकता अनुसार वित्त व्यवस्था करना भी मांग पूर्वानुमान का उद्देश्य माना जाता है, अर्थात उपयुक्त समय पर पर्याप्त वित्त सस्ती एवं सुविधाजनक रहता है। देखिए, आपको पहले से ही पता है कि अगर हमें विक्रय करना है फ्यूचर में तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वित्त की आवश्यकता पड़ेगी। तो वित्त को जुटाना हमारा पहले से ही तैयार होना चाहिए, अर्थात ऐसा ना हो कि हम विक्रय तो कर रहे हैं पर हमारे पास पर्याप्त वित्त की उपलब्धता ना हो। तो इसके लिए हमारे पास पहले से ही वित्त की उपलब्धता होना आवश्यक है। अगला, मशीनों का अधिकतम प्रयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन। मांग पूर्वानुमान का उद्देश्य उसी के अनुसार उत्पादन करने के लिए मशीनों का अधिकतम उपयोग करना है, ताकि मांग कम होने पर मशीनें बेकार न रहें तथा मांग बढ़ने पर उनमें रुकावट न आए, अर्थात मशीनों का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, जिससे हमारा विक्रय सेल्स बढ़ेगी और कॉस्ट पर यूनिट बहुत ही कम आएगी। आई बात समझ में, कोई डाउट? अब आगे पढ़ते हैं दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य, जिसमें पहला है नया प्लांट लगाने तथा वर्तमान। आपको ये बात तो पता होगी कि कोई भी प्लांट जल्दी से नहीं लग सकता, या कोई प्लांट जो लगा हुआ है उसको आगे एक्सटेंड बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होता है। तो वो यही कह रहा है कि दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान प्रबंधकों को भावी मांग के बारे में संकेत देकर तदुत्तर उत्पादन क्षमता के लिए मार्गदर्शन करता है। अगर प्लांट क्षमता अपर्याप्त है तो नया प्लांट लगाने का अथवा प्लांट के विस्तार की योजनाएं बनाए, या तो नया प्लांट लगाए कहीं पे, या जो वर्तमान प्लांट है उसी को हम क्या कर सकें, विस्तार कर सकें। आई बात समझ में, कोई डाउट? सेकेंड है श्रम की दीर्घकालीन व्यवस्था। देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर लॉन्ग रन लेबर। दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान का उद्देश्य उसके अनुरूप उत्पादन के लिए श्रम की दीर्घकालीन व्यवस्था करना भी है, ताकि ना तो श्रम की आधिक्य की समस्या हो और न श्रम के अभाव में उत्पादन कार्य में बाधा हो। अर्थात मांग का पूर्व में ही अनुमान लगाना कि श्रम की दीर्घकालीन व्यवस्था करनी है, कि पहले से ही हमें फ्यूचर में कितने लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसका अनुमान पहले से ही लगा लें। थर्ड है दीर्घकालीन उत्पादन तथा वित्त योजना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन एंड फाइनेंस प्लानिंग। दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य भावी मांग के अनुरूप उत्पादन और वित्त की व्यवस्था करना है, ताकि दीर्घकालीन तक उत्पादन कार्य अविरल गति से चलता रहे और इसके लिए तदनुसार ही पर्याप्त वित्त, अर्थात उत्पादन दीर्घकालीन। अगर आपको फ्यूचर में जाके कोई प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, अर्थात वित्त की पड़ेगी। तो उस वित्त की योजना ऐसे बनाएं ताकि फर्म को उस चीज़ का फायदा हो सके। आई बात समझ में, कोई डाउट? अब आगे करते हैं। फोर्थ है दीर्घकालीन विपणन एवं मूल्य नीति का निर्धारण। क्या कह रहा है, दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भावी मांग को देखते हुए उसके अनुसार ही उपयुक्त एवं स्थायी विपणन एवं मूल्य नीति निर्धारित करना, ताकि मूल्यों में यथासंभव स्थिरता रहे तथा विपणन कार्य दीर्घकालीन एवं कुशलता से चलता रहे। क्या कह रहा है कि दीर्घकालीन विपणन, अगर आपको फ्यूचर में जाके कोई मार्केटिंग करनी है और प्राइस डिसाइड करना है या मूल्य के लिए कोई ऐसी नीति बनानी है, तो उसका अनुमान हमें बहुत ही रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा। और ये प्रोसेस कैसा होता है, थोड़ा लंबा दीर्घकालीन। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि पहले से ही
मांग का पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए, जिससे वह कार्य आसानी से व सुचारू रूप से हो सके। आई बात समझ में? कोई डाउट इसके अंदर? तो वापस से देख लीजिए, दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य कौन कौन से हैं? नया प्लांट लगाने तथा वर्तमान क्षमता के विस्तार की योजना, श्रम की दीर्घकालीन व्यवस्था, दीर्घकालीन उत्पादन तथा वित्त योजना, उसके बाद है उत्पादन तथा वित्त योजना और दीर्घकालीन विपणन एवं नीतियाँ। आई बात समझ में? इसके अंतर्गत आपको मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हम स्टार्ट करें, मांग पूर्वानुमान की पद्धतियाँ, जो बिल्कुल अलग टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले मांग पूर्वानुमान की जो पद्धति है उसका नाम है अनुभव पर आधारित पद्धति। देखिए, नाम से ही पता चल रही है कि मांग का पूर्वानुमान लगाने की यह पद्धति किस पर आधारित है? अनुभव, एक्सपीरियंस पर आधारित पद्धति है। देखिए, जब कोई व्यक्ति कुछ उत्पादन के विक्रय प्रबंध के रूप में काम कर लेता है तो उसको मांगों को प्रभावित करने वाले घटकों का निकट अनुभव होता है और अनुभव के आधार पर मांग का अनुमान लगा सकता है। यद्यपि वह मांग के कारकों व उसके प्रभाव को वैज्ञानिक विश्लेषण तो नहीं कर पाता, किंतु चेतन या अचेतन रूप से अपने अनुभव के आधार पर अनुमान लगा लेता है। ये केवल अनुभव की बात है, तो इसका लाभ यह है कि कभी कभी व्यवसाय के मुनीम या मुंशी के द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान व्यवस्थित अनुमानों के मुकाबले वास्तविकता से अधिक निकट होते हैं, क्योंकि मुंशी को सबसे बड़ा मार्गदर्शन उसका अनुभव है, जिसका कि दूसरे अनुमान लगाने के अभाव। इसमें हम एक बात ये कह सकते हैं, अनुभव अर्थात आपने कई बार बात सुनी होगी कि मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, अर्थात उन्हें क्या है, उन बातों का अनुभव है कि फ्यूचर में कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है या कैसी। तो ये आधारित किस पे होती है? अनुभव, अर्थात आप एक्सपीरियंस के आधार पर मांग का पूर्व में ही अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा, और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है, इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष है कि यह पद्धति कारण एवं परिणाम का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं दे पाती कि ये बात क्यों हो रही है और किस कारण हो रही है। इसमें अपर्याप्त अनुभव में अनुभव पूर्वानुमान की त्रुटि की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। आई बात समझ में? कोई डाउट? सेकंड है क्रेताओं के इरादों का सर्वेक्षण। देखिए, ये क्या कह रही है, मांग पूर्वानुमान की यह सर्वाधिक सरल विधि है जिसके अंतर कंपनी के सर्वेक्षण अपनी वस्तु के क्रेताओं से प्रत्यक्ष साक्षात्कार यह ज्ञात करते हैं कि वह निकट भविष्य में वस्तु की कितनी कितनी मात्राएं खरीदने का इरादा रखते हैं। अर्थात क्रेताओं द्वारा भविष्य में मांगी जा सकने वाली मात्राओं को जोड़ देने से फर्म के अनुमान। देखिए क्या कह रहा है, आप क्या करते हैं, जो माल खरीद रहे हैं आपसे, बायर्स हैं, आप उनसे ये अनुमान लगा लेते हैं कि उनके द्वारा जो जो वस्तुएं दी जा रही हैं वो कितनी वस्तुएं खरीद लेंगे, और उनका कैलकुलेशन करके आप क्या कर लेंगे, उन वस्तुओं को उस हिसाब से बनाएंगे। तो ये किस पे आधारित है? तो बायर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो है। इसकी दो पद्धतियाँ, पहली संगणना पद्धति और दूसरी नमूना पद्धति। ध्यान रखिएगा, इसकी दो मेथड्स हैं, संगणना और दूसरा नमूना सर्वेक्षण विधि या पद्धति। देखिए ये क्या कहती है, पहले संगणना, ये इसके अंतर्गत कंपनी के सर्वेक्षण सभी क्रेताओं से साक्षात्कार करने व उनके द्वारा कंपनी की वस्तु की भावी खरीदी के इरादे का पता लगाते हैं। यह विधि तब ठीक रहती है जब क्रेताओं की संख्या सीमित हो और बाजार कैसा हो, बहुत छोटा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इससे समय, धन और इनकी आवश्यकता कम होती है। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, खर्चीली। सेकेंड है नमूना सर्वेक्षण पद्धति, जब बाजार बहुत विस्तृत हो, उसका जस्ट अपोजिट
क्रेताओं की संख्या असंख्य होना तो क्रेताओं से साक्षात्कार संभव नहीं होता, तो ना आवश्यकता ही है। इसके लिए प्रतिनिधि बाजारों में प्रतिनिधि क्रेताओं का नमूना चुन लिया जाता है और सर्वेक्षण द्वारा केवल चुने हुए बाजारों के चुने हुए क्रेताओं से साक्षात्कार करके उनके द्वारा भावी मांग के इरादों का ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात फ्यूचर में उनका मांग क्या रहेगा और किस प्रकार रहेगा। आई बात समझ में? ये सर्वाधिक उपयुक्त एवं सरल पद्धति है और क्रेता सही सूचना दे दो। इसका एक ही दोष है इस पद्धति का, दीर्घकालीन पूर्वानुमान में यह अनुपयुक्त होती है। अगर फ्यूचर के हिसाब से देखें तो यह पद्धति उपयुक्त नहीं। आई बात समझ में? थर्ड है, थर्ड पद्धति का नाम है विक्रय में संलग्न व्यक्तियों की सामूहिक राय पद्धति। देखिए ये क्या कह रही है कि जहां क्रेताओं के इरादे जानना कठिन हो वहां कंपनी अपनी वस्तुओं के विक्रय में संलग्न सेल्समैन, विक्रय प्रतिनिधियों, शाखा प्रबंधकों और क्षेत्रीय प्रबंधकों को अपने अपने क्षेत्रों तथा अपने अपने विभागों के मांग का पूर्वानुमान तैयार करने को कहती है। इन पूर्वानुमान का यह औचित्य है कि सेल्समैन का ग्राहकों से निकट संपर्क तथा उनकी प्रतिक्रियाओं व प्रवृत्तियों से पूर्ण जानकारी के कारण भावी मांग के बारे में अधिक विश्वसनीय अनुमान लगा सकते हैं। विक्रय प्रबंधन द्वारा विभिन्न सेल्समैनों से उनके क्षेत्र के अनुमानों का पूर्ण निरीक्षण किया जा सकता है ताकि अधिक आशावादी के बड़े चढ़े अनुमानों में कमी तथा निराशावादी सेल्समैनों के पूर्वानुमान में आवश्यकता अनुसार समायोजन कर अधिक तर्कपूर्ण बनाया जाए। सिंपल सी बात है कि विक्रय में संलग्न व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति सेल्स का काम कर रहे हैं उनसे आप राय ले लें कि फ्यूचर में कितने माल का विक्रय हो सकता है, अर्थात उनके आधार पर इस पद्धति का अनुमान लगाया जा सकता है। आई बात समझ में? फोर्थ है आर्थिक संकेतक अथवा व्यवसाय सूचक पद्धति। क्या कह रहा है? इस विधि के अंतर्गत मांग या विक्रय पूर्वानुमान लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों का मतलब इंडिकेटर्स के आधार के रूप में किया जाता है। इस विधि के अनुसार जिन वस्तुओं की मांग का पूर्वानुमान लगाना होता है उसकी मांग को प्रभावित करने वाले संबंधित घटकों के आर्थिक संकेतकों को इकट्ठित किया जाता है। जैसे उपभोक्ता करने वाले संबंधित घटकों के आर्थिक संकेतकों को एकत्रित किया जाता है। सेकेंड, कृषि क्षेत्र के लिए ट्रैक्टरों, कृषि उपकरणों तथा अन्य कृषि पड़तों की मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए कृषि सूचकांकों का प्रयोग, निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, चूना, पत्थर आदि के लिए मांग का पूर्वानुमान करना, पेट्रोल, कार, ट्यूब आदि के पूर्वानुमान को करना, रेडियो, पंखी आदि में जनसंख्या अर्थात आर्थिक संकेतक अर्थात आपका जैसा काम है उसके अनुसार इंडेक्स को तैयार करना। जैसे क्या है कि रेडियो, पंखी आदि के लिए क्या पता होना चाहिए कि उस क्षेत्र की जनसंख्या या परिवारों की कितनी संख्या है, आप उसके आधार पर उन वस्तुओं को क्रैक कर सकते हैं। आई बात समझ में? देखिए ये आर्थिक संकेतक समय समय पर विशिष्ट संगठनों द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। जो कौन करता है? भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी सेंट्रल स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय आय अनुमान संख्या सरना विभाग जनसंख्या संबंधी सूचना देता है आदि। आई बात समझ में? इसमें आपको कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होगा। अब फिफ्थ लेते हैं। फिफ्थ है नियंत्रित प्रयोग या अनुभव पद्धति।
देखिए इसमें क्या होता है, यह मांग पूर्वानुमान की वह पद्धति है जिसमें भूतकालीन विक्रय परिस्थितियों को वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में देखकर आवश्यकता अनुसार समायोजन किए जाते हैं। अर्थात भूतकाल में अर्थात पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं और वर्तमान में जो परिस्थितियां, उनको देख के समायोजन करके उन चीज़ों को नियंत्रित अर्थात अनुभव पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में प्रबंधन ये देखता है कि विक्रय संबंधी भूतकालीन परिस्थितियां समान रहने पर भी यदि वस्तु की कीमत, आकार, किस्म और विज्ञापन व्यय में परिवर्तन हो तो वस्तु की भावी मांग क्या होगी। इसके लिए फर्म के बाजार को विभिन्न विक्रय क्षेत्रों में विभाजित कर अलग अलग बाजारों में वस्तु के मूल्य, विज्ञापन व्यय तथा आय में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में प्रतिगमन समीकरणों के द्वारा पूर्वानुमान लगाया जाता है। विभिन्न विक्रय क्षेत्रों में वर्गीकरण क्रेताओं के उपभोग आदतों, आय तथा क्रय वरीयता के आधार पर किया जाता है। इस विधि का प्रयोग अमेरिका के पार्कर मैन कंपनी के क्वींस वाइफ के मूल्य वृद्धि में मांग पर प्रभाव को देखने अर्थात अनुभव पर आधारित या किसी भी पद्धति को नियंत्रित करके इस पद्धति का उपयोग लाया जाता है। जो किसने दिया था, पार्कर पेन है जो आप सब जानते हैं। उसमें जो क्वींस आई का प्राइस मूल्य था वो बढ़ने के कारण इसके कीमतों में वृद्धि हुई थी। आइए बस में अगला है रेखाचित्रीय पद्धति। ये पद्धति क्या कहती है, यह मांग पूर्वानुमान लगाने की सर्वाधिक सरल पद्धति है जिसके अंतर्गत पिछली अवधि में समय को एक स्वतंत्र चर मानकर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के अंकों को निर्भर चर मांग कर ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, अर्थात रेखा चित्र के द्वारा हम किसी भी मांग का अनुमान लगा सकते हैं। भावी अवधि के लिए मांग पूर्वानुमान लगाने हेतु ग्राफ पेपर पर बनी मांग को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यह विस्तार ऊपर, नीचे या उसी दिशा में आगे की ओर हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि एक फर्म का वस्तु की वास्तविक विक्रय मात्रा को 1971 से और 1976 तक निम्न प्रकार दर्शाते हैं। जैसे हमने कहा 1971, 1972, 1973, इसमें इसकी क्वांटिटी थी 1, 2, 3। ठीक है, तो ये क्या हो गई, 1, 2, 3 इकाइयों की संख्या। अर्थात हम इसे एक किसके रूप में दिखा सकते हैं, ग्राफ पेपर पे। एक ग्राफ पेपर बनाएंगे जिसमें लिखेंगे 1971, इसमें कितनी थी 1, फिर 1972 में 2। तो ऐसे हमारा एक ग्राफ बनता चला जाएगा और हम उस पद्धति का अनुमान आसानी से लगा सकेंगे। आई बात समझ में। आगे देखते हैं, जी देखते हैं। जी है हमारा प्रवृत्ति प्रशिक्षण अथवा उपनति प्रक्षेपण। ट्रेड प्रोजेक्शन, देखिए भूतकालीन विक्रय समूहों का कला क्रमानुसार संयोजन करने से काल मनाए अर्थात टाइम सीरीज प्राप्त होती है। आप सबने पढ़ रखा है टाइम सीरीज। यह बताती है कि विगत वर्षों में फर्म की वस्तु की मांग का क्या स्वरूप तथा प्रवृत्ति रही है। इन भूतकालीन समूहों को ग्राफ पेपर पर अवलोकित करने पर बना वक्र अगर भावी मांग पूर्वानुमान के लिए आगे विस्तार किया जाता है तो निश्चित वैज्ञानिक आधार न होने पर व्यक्तिपरक मांग बन जाता है और अस्पष्ट एवं संगठित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अतः काल ट्रेड प्रोटेक्शन द्वारा मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसके लिए कुछ विधियां हैं जैसे कि मुक्त हस्त वक्र विधि, फ्री हैंडेड कर्व मेथड, अर्ध माध्यम विधि, सेमी एवरेज मेथड, चल माध्यम मूविंग एवरेज मेथड, न्यूनतम वक्र लीस्ट स्क्वायर मेथड जो आप सबने पढ़ा है, जिसका मैं फॉर्मूला बता भी देती हूँ तो आपको याद आ जाएगा। y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस
cx² प्लस dx² क्यूबिक में दिया जाता है, और ऐसे ही y बराबर फ्लोपिंग में दिया था a प्लस bx प्लस cx²। अर्थात आप इक्वेशंस बना के इस विधि को ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में? कोई डाउट इसमें? मेरे ख्याल से नहीं। अगला है, अगली विधि का नाम है बाजार शोध, मार्केट्स चलिए, मार्केट शोध क्या कहता है कि बड़ी बड़ी साधन संपन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक फर्म अपने उत्पादकों की मांग और बिक्री का विश्लेषण करने तथा भावी मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए बाजार शोध की नीति अपनाती है। इसके लिए उनका अपना सांख्यिकी एवं शोध विभाग होता है। उसमें कार्यरत अधिकारी बाजार सर्वेक्षण एवं सूचनाओं के विश्लेषण द्वारा भावी मांग का अर्थात आप मार्केट में रिसर्च करके यह पता लग सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं कि इनके आधार पर आपका मार्केट में क्या रहेगा और उसकी उत्पत्ति कर सकते हैं। इसमें उत्पत्ति पर्यवेक्षण, आर्थिक संकेतांक तथा विकसित गणितीय एवं सांख्यिकी विधियों का ही नहीं वरन आधुनिक अनियति विधियों का भी सहारा लिया जाता है। आई बात समझ में? अगली विधि है आधुनिक मितीय पद्धति, मॉडर्न इकोनॉमिक्स मेथड। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक क्षेत्र की समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण तथा भावी पूर्वानुमान के लिए अर्धमितीय विधियों का व्यापक प्रयोग होने लगा। इसमें विभिन्न कार्यात्मक चरों तथा आकस्मिक चरों के पारस्परिक संबंधों की जटिल सांख्यिकी गणना के लिए कंप्यूटरों का भी प्रयोग होता था। अर्थात आधुनिक अर्थ में जिसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का उपयोग कर पद्धति को सरल बना रहे हैं। इससे हमारे समय की क्या होती है, बहुत ही अधिक बचत होती है और मांग का पूर्वानुमान आसानी से, अर्थात आप कैलकुलेशन कैसी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ही कर सकते हैं और आपके द्वारा इन पद्धतियों का आसानी से काम लिया जा सकता है। इस पूर्वानुमान के गुण क्या है, तार्किक होती है, शुद्ध होती है, विश्वसनीय होती है, मांग से संबंधित वह उनसे प्रभावित करने वाले सभी क्रियात्मक आकस्मिक चरों को समावेश होने से अधिक वैज्ञानिक है। लेकिन सबसे बड़ा दोष है कि ये बहुत थोड़ी सी क्या होती है, खर्चीली होती है, क्योंकि आधुनिक है तो नए नए उपकरण लगाने पड़ेंगे और वो उपकरण थोड़े से क्या होते हैं, महंगे होते हैं। सर्वसाधारण की इसके लिए एक विशेषज्ञों को लगाना पड़ेगा जो उन्हें आसानी से समझ सके, नहीं तो ये बेकार है। और छोटी फर्मों में ये यूज़ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वे इतना बड़ा सामान आधुनिक खरीदेंगे, कंप्यूटर्स वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह, तो वह उनके लिए मशीनें बहुत ही महंगी पड़ेंगी। ये किसके लिए उपयुक्त है, बड़ी फर्मों के लिए, और जो क्या कर सकती है, कुशल लोगों को बुला के काम कर सकती है, क्योंकि छोटी फर्मों का इतना टर्नओवर नहीं होता है। आई बात समझ में? कोई डाउट? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो आप ध्यान रख लीजिए कि मांग पूर्वानुमान की मैंने कुछ विधियां बताई थी। जो पहले कौन कौन सी पद्धतियां विधि, पहली अनुभव पर आधारित पद्धति, क्रेताओं के इरादों का सर्वेक्षण, विक्रय में संलग्न व्यक्तियों का सामूहिक राय, आर्थिक संकेतन, व्यावसायिक सूचना, नियंत्रण प्रयोग अथवा पद्धति, रेखाचित्र पद्धति, प्रवृत्ति सर्वेक्षण अथवा अनुमति, बाजार शोध और आधुनिक अर्थनीति पद्धति। आई बात समझ में? से कोई डाउट है आपको? अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक नए उत्पाद की मांग का पूर्वानुमान। जिसमें पहला है का पूर्वानुमान। देखिए, पुरानी वस्तुओं सेवाओं का मांग पूर्वानुमान लगाने से पिछले वर्षों के अनुभव, सूचनाएं, वास्तविक क्रय
की सहायता ली जाती तथा न्यूनतम वक्त पद्धति के द्वारा ज्ञात कर भावी पूर्वानुमान का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। क्या 1991 में है तो 2000 में कितनी होगी। लेकिन अगर एक नया उत्पादन मार्केट में आए तो आप उसका पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं। तो नए उत्पादन की मांग के लिए नए जटिल कार्य करने पड़ते हैं, उनके तरीके प्रयुक्त है। पहला है, एक नई वस्तु जैसी ही अथवा लगभग समान वस्तुओं के विक्रय सम्मुखों के आधार पर वस्तु की भावी मांग का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। वो क्या कह रहा है कि जो नई वस्तु आ रही है उसके जैसी अगर कोई पुरानी वस्तु है तो उसको आधार मान के हम उस वस्तु का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे पहला हो गया पुरानी या समान वस्तुओं के आधार पर सेकेंड है, क्रेताओं से संपर्क कर उन वस्तुओं की उपयोगिता, मूल्य तथा अन्य बातें पसंदगी के आधार पर भावी अनुमान लगाना। अर्थात सेकेंड क्या करना, क्रेताओं से संपर्क करना जिससे आपको वस्तुओं के नई वस्तु के बारे में जानकारी मिल सके कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। सी है पुरानी या निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं लाना। प्रतिस्थापन बताया था कि एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। अगला, विक्रय एजेंटों के माध्यम से हम नए कैसे लगा सकते हैं, विक्रय एजेंटों, नए एजेंट जो भी हो। अगला, नमूने के रूप में वस्तुओं को बांट सकते। अगला है बाजार शोध। आई बात समझ में। तो नए उत्पादन के लिए क्या कर सकते हैं, पुरानी वस्तुओं के आधार पर क्रेताओं से संपर्क, पुरानी वस्तुओं को पूरक मानकर विक्रय एजेंटों के माध्यम से, नमूने के द्वारा वस्तुओं का, बाजार शोध के द्वारा। आई बात समझ में, इसमें कोई डाउट। अब अगला लेते हैं टॉपिक, अच्छी पूर्वानुमान पद्धति के गुण। पहला है सरलता, सेकंड है सूचनाओं की उपलब्धता। मैं समझाना भूल गई, एक सेकेंड, पहले मैं लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। थर्ड है मितव्ययी, फोर्थ है शुद्धता, फिफ्थ है उपयोगिता है ना, विश्वसनीयता, अगला है लोचशीलता। क्या कह रहा है, अच्छी पूर्वानुमान पद्धति के क्या गुण होते हैं, सरल होती है, सूचनाओं की इसमें क्या रहती है, उपलब्धता रहती है, अर्थात कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, अर्थात आसानी से ऐसी पद्धति होनी चाहिए जो सबको समझ में आ सके, उसमें फुल्ली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं हो कि आपसे कोई बात पूछी जाए और उसका आप जवाब ना, अर्थात आपके पास पूर्ण सूचना है। मितव्ययी, कम खर्चीली, अगर ज़्यादा खर्चीली होगी तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए कम खर्चीली पद्धतियों को अपना। शुद्धता, आप जो पद्धति अपना रहे हैं मांग पूर्वानुमान के लिए वो कैसी होनी है, शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का
कोई गणितीय अशुद्धता नहीं पानी चाहिए। अगला है उपभोक्ता एवं विश्वसनीयता। पूर्वानुमान की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिनकी शुद्धता एवं तकनीकी में प्रबंधकों को विश्वास हो और वह उन्हें विश्वसनीय माने। यह नहीं वह उनके प्रयोग अपने प्रबंध के निर्णयों में करे, उनकी उपयोगिता है अथवा कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात वे कैसी होनी चाहिए, उपयोगिता एवं विश्वसनीय होनी चाहिए। अगला लोचशीलता। पूर्वानुमान का समायोजित बनाने के लिए पूर्वानुमान की पद्धति लोचपूर्ण होनी चाहिए, जिससे कि विभिन्न चरों में होने वाले परिवर्तनों के समूह सूचनाओं और इनका आसानी से, अर्थात कैसी हो गई, सरल, सूचनाओं की उपलब्धता, मितव्यता, शुद्धता, उपयोगिता, विश्वसनीयता और लोचशीलता। आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आज वापस से हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हम पढ़ रहे थे उपभोक्ता मांग पूर्वानुमान, जिसमें हमने पढ़ा इसका अर्थ पढ़ा। विक्रय पूर्वानुमान का आशय भावी बाजारों में कंपनी के भाव का पूर्व निर्धारण करने से है। इसका उद्देश्य अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान अर्थात उपयुक्त उत्पादन नीति का निर्माण, कच्चे माल की नियमित उपलब्धता, श्रम की नियमित पूर्ति, वित्त की उपलब्धता, मशीनों का अधिकतम प्रयोग। ठीक है, फिर दीर्घकालीन में आता है नया प्लांट अथवा वर्तमान प्लांट के विस्तार की योजना, श्रम की दीर्घकालीन व्यवस्था, दीर्घकालीन उत्पाद तथा वित्त योजना, दीर्घकालीन विपणन और मूल्य नीति का निर्धारण करना। आई बस इसमें से कोई डाउट है आपको? नहीं। अगला मांग पूर्वन की पद्धतियां कौन सी? अनुभव पर आधारित पद्धति, क्रेताओं के इरादों का सर्वेक्षण करना। इसके लिए दो पद्धतियां अपनाई जाती, संगणना पद्धति और नमूना सर्वेक्षण पद्धति। अग्रिय विक्रय में संलग्न व्यक्तियों की सामूहिक राय लेना, आर्थिक संकेतक अथवा व्यवसाय संकेतक जो कौन देता है? एसओ, सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। नियंत्रित प्रयोग या अनुभव पद्धति, रेखाचित्र पद्धति, प्रगति सर्वेक्षण अथवा उत्पत्ति सर्वेक्षण। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा अच्छी पूर्वानुमान पद्धति के क्या क्या गुण होने चाहिए? सरल होनी चाहिए, सूचनाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, मितव्ययिता होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए और उपयोगिता, विश्वसनीयता और लोचशीलता होनी चाहिए। इसके अलावा हमने पढ़ा एक नए उत्पादन के मांग का पूर्वानुमान क्या होना चाहिए? पुरानी समान वस्तुओं के आधार पर क्रेताओं से संपर्क, पुरानी वस्तुओं को पूरक या निकट प्रतिस्थापन, विक्रय एजेंटों के माध्यम से नमूने के द्वारा वस्तुओं का बाजार शो। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई हो, इसमें कोई भी डाउट्स ना हो। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उनको लिख सकते हैं, तो मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। आई बात समझ में? कोई भी डाउट हो तो आप कॉलेज में आके भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो आसानी से।